नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मी प्रताप सिंह और आज मैं बात करने वाला हूं 2016 में मोदी जी ने ईरान और अफगानिस्तान के साथ एक डील साइन की थी। चारबहार पोर्ट के साथ साथ एक रेलवे ट्रैक बनाएंगे जो अफगानिस्तान से लेकर इंडिया और ईरान तीनों के लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होने वाला था। उस डील को कैंसिल कर दिया गया है। कूटनीतिक इंपॉर्टेंस आप समझ लीजिए। ये डील 2013 में मनमोहन सिंह ने एक डील की थी एक्चुअली ईरान से, और ये डील उसका एक्सटेंडेड वर्जन था। दोस्तों मैं इससे भी थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। दोस्तों ये कोई पहला स्ट्रेटेजिक कदम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है जो हमारे हाथ से स्लिप होके चाइना की तरफ जा रहा है। इससे पहले श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट था, जब वो चाइना ने ले लिया था 99 ईयर्स की लीड्स पे। उसके साथ कुछ जमीन भी ले ली थी। उसके साथ चाइना को एक और राइट मिल गया कि वो चाहे तो अपने युद्धपोत और सबमरीन यानी कि पनडुब्बियां जिनमें ऑब्वियसली वेपन्स भी होते हैं और उनको बर्थ कर सकता है, उनको वहां पे तैनात कर सकता है। तो ये जो श्रीलंका की जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। उत्तर में चीन ऑलरेडी है और अगर हमारे दक्षिण में भी चीन को एक स्टैंड मिल जाता है अपने युद्धपोत तैनात करने का, तो ये हमारे लिए सामरिक दृष्टि से ठीक नहीं है। जब ये हम्बनटोटा वाला सिनेरियो हो रहा था तो भारत की मीडिया, जो ऑब्वियसली गोदी मीडिया है और भक्त, एक लॉजिक दे रहे थे कि भारत ऑलरेडी ये चारबहार पोर्ट जो है ईरान में, इसको डेवलप कर रहा है। भारत ऑलरेडी एक फॉरेन प्रोजेक्ट में व्यस्त है। अब वो प्रोजेक्ट भी चला गया। पहले एक चीज जानना जरूरी है कि दुनिया में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, विदेश व्यापार होता है, उसका 80 से 90% भाग जो है ना वो पानी के जहाजों से ही होता है, क्योंकि एयरप्लेन से बहुत ही कीमती चीजें जा सकती हैं क्योंकि उनका खर्चा बहुत महंगा होता है। तो जली मार्ग जो है उसमें भारत जो रूट है, जो अमेरिका या अमेरिकी महाद्वीप या फिर जो यूरोप की तरफ से जो आता है या अरब की तरफ से जो आता है, तो भारत स्ट्रेटेजिकली पहले पड़ता है। आप जैसा कि फोटो में देख सकते हैं, तो भारत की जो लोकेशन है वो चीन में कोई माल पहुंचता है तो भारत के जो नवा सेवा पोर्ट है, JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई का, वहां से चाइना की जो लोकेशन है वो करीब 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं। प्लस इस दौरान जो बीच का भाड़ा है वो भी ऐड हो जाता है। इससे हम कई चीजों में टक्कर चाइना को ऑलरेडी देते हैं और चाइना इस गैप को भरने के लिए पाकिस्तान के साथ एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप कर रहा था, यानी कि वो चीन से होती हुई पाकिस्तान तक जाती है और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट जो है उसको भी डेवलप कर रहा था। ग्वादर पोर्ट से वो आगे फ्यूचर में भेज सकता है। तो ये जो गैप है इसको वो फिल करना चाहता था और ऑलरेडी ये कंस्ट्रक्शन काफी हद तक हो चुका है और इस पे इंडिया हमेशा विरोध करता रहा है, लेकिन फिर भी चाइना ने काफी हद तक बना लिया है। विरोध का एक कारण ये भी है कि ये जो कॉरिडोर है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है, राइट, और इंडिया उस पर अपना क्लेम कर। जब चाइना ने इसे बनाना शुरू किया था तो भारत ने उनके इस गैप को भरने के लिए कि ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, तो भारत ने भी एक कदम और आगे बढ़ के ईरान का जो पोर्ट चारबहार है उसको डेवलप करने के लिए मनमोहन सिंह ने ये डील क्रैक की थी। और दोस्तों उसका रीजन ये था कि अगर स्ट्रेटेजिकली भौगोलिक दृष्टि से चीन से पहले इंडिया पड़ता है, इंडिया से पहले ईस्ट में पाकिस्तान पड़ता है और पाकिस्तान से भी पहले ईरान पड़ता है, तो वो हमसे एक कदम आगे गए, हम उनसे एक कदम आगे गए। लेकिन इसका एक और इंपॉर्टेंट पहलू है। वो पहलू ये है कि जब अमेरिका ने ईरान पे एम्बार्गोज लगाए थे, सैंक्शंस लगाए थे कि पूरे दुनिया के देशों को मना किया था कि वो ईरान से तेल खरीदना बंद कर दें, एशियाई जो देश हैं भारत, चीन, बांग्लादेश वगैरह, इन्होंने उसको मानने से इनकार किया या फिर भी खरीदते रहे एम्बार्गोज के बाद भी। एक समय आया जब अमेरिका ने यह अनाउंस कर दिया कि हम अपने फेडरल रिजर्व से ईरान से खरीदे हुए तेल के किसी भी ट्रांजैक्शन को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब दोस्तों इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल जो ट्रेड है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इसकी मूलतः जो मुद्रा है वो डॉलर है। डॉलर में ही व्यापार होता है और उसका जो भुगतान है उसके बहुत टर्म्स, LCs और इस तरह की चीजें होती हैं। उनके भुगतान को अब ये जो डॉलर है ये रेगुलेट किया जाता है अमेरिका की सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व से। अगर वो इसको सपोर्ट नहीं करता है तो एक तरीके से ये बिजनेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस चीज के लिए मनमोहन सिंह ने ईरान के साथ एक डील क्रैक की और वो डील ये थी कि इंडिया ईरान से तेल तो खरीदेगा लेकिन भुगतान रुपए में करेगा। अब दोस्तों ये भारत के लिए दोहरे मुनाफे की बात थी। पहली चीज तो ये थी कि ईरान के पास ज्यादा खरीदार नहीं थे तेल के, तो भारत को सस्ता तेल मिल रहा था और आसानी से मिल रहा था। हालांकि उस समय चाइना भी खरीद रहा था। इंडिया और चाइना दो ऐसे बड़ी कंट्रीज थे जिन्होंने आखिर ये खरीदना जारी रखा था। दो फायदे ये थे कि एक तो जब हमें तेल सस्ता मिल रहा था
दूसरा, वो पैसे जो ईरान के पास पहुंच गए हैं, ऑब्वियसली उनका बहुत बड़ा हिस्सा वो वापस हमसे कुछ और खरीद के और वो वापस हमें दे देगा। मतलब सोचिए, अगर वो चावल खरीदता है जो ईरान ऑब्वियसली खरीदता था, सपोज वो किसी और मुल्क से खरीदता है, बांग्लादेश अगर उसको 12 रुपए देता है या 10 भी देता होगा, तो वो भारत से ही खरीदेगा। भारत 1 रुपए महंगा भी देगा, फिर भी वो भारत से ही खरीदेगा, क्योंकि भारत की करेंसी उसके पास ऑलरेडी स्टोर्ड है, जिसको वो यूज कर सकता है बहुत आसानी से। मनमोहन जी के टाइम में हमेशा जारी रखा है। उसके बाद जब सरकारें बदली हैं, मोदी जी आ गए, तो उनका जो माय फ्रेंड डोलांड है, तो उन्होंने उनके दबाव में आके उन्होंने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। चाइना ने ईरान को फिर भी उसके बहुत बाद तक सपोर्ट किया है, राइट। तो अब एक जाहिर सी बात है, ईरान की आज माली हालतें खराब है, उनका कोरोना में जो जितना पेंडेमिक में जितना लॉस हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद भी जो तेल की खपत है और जो उनका मेजर जहाँ से उनकी आमदनी आती थी, इंडिया ने ऐसे टाइम पे उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया, लेकिन चाइना उनके साथ दोस्त की तरह खड़ा है। तो उनका चाइना के साथ जाना बड़ा जाहिर सी बात है। हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर भारत की भौगोलिक स्थिति देखिए तो उत्तर में चीन है, पाकिस्तान है, अब नेपाल भी हमें आंखें दिखा रहा है। ईस्ट की अगर हम बात करें तो गलवान से लेके सिक्किम और अरुणाचल तक चीन है। जो नदी आती है ऊपर से, जैसे चाइना में सांगपो बोलते हैं और भारत में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, उस पे चाइना ऑलरेडी डैम बना चुका है, बांध बना चुका है। वो अगर कभी भी बांध खोल दे तो भारत के कई हिस्सों में बाढ़ आ जाएगी। हमारे ईस्ट में बांग्लादेश है। रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पे हम ऑलरेडी उनके साथ जो हमारे जो रिश्ते हैं वो उतने अच्छे नहीं रहे हैं जितने पहले थे। ध्यान दीजिए, ये वो बांग्लादेश है जिसको भारत की सरकार ने, इंदिरा जी ने अपनी सेना भेज के आजाद कराया था। वो हमेशा दोस्त देश रहा है, उनकी खुद पाकिस्तान से नहीं पटती है। तो वो देश भी आज हमारे उनके साथ वैसे रिलेशन नहीं रहे हैं। दक्षिण में एक कंट्री बचती थी और पूरब में तो पाकिस्तान है ही जो हमारा धुर विरोधी है, हमेशा झगड़ा चलता रहता है। सिर्फ दक्षिण का जो भाग था वही एक शांतिप्रिय भाग था, वो सुरक्षित भाग था। वहां पे भी एक पोर्ट ऑलरेडी चाइना ले चुका है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि मोदी जी पूरी साल भर विदेश दौरों पे रहते हैं। पूरी साल भर दौरों पे रहने के बाद भारत की कूटनीति का हालत यह है कि जब चाइना ने अग्रेशन किया था तो आपने ध्यान दिया होगा, कोई भी देश खुल के भारत का सपोर्ट करने नहीं आया था। एक औपचारिक रूप से जरूर सपोर्ट किया था, बट कोई खुल के सपोर्ट करने नहीं आया था। इनफैक्ट जो ट्रंप इंडिया की जब इंडिया का और चाइना का अग्रेशन शुरू हुआ था, मसला शुरू हुआ था, तो इस पे ट्रंप एकदम मीडिएशन करने की तुरंत सलाह दे रहे थे। लेकिन जब एग्रेशन असली में हो गया, जब लगा कि प्रॉब्लम हो सकती है, कल वॉर हो सकता है, तो उन्होंने भी वो मीडिएशन वाली बात खत्म कर दी। फिर ये कहने लगे कि इंडिया एंड चाइना एज मैच्योर कंट्रीज एंड दे कैन रिजॉल्व देमसेल्व्स, कि वो लोग आपस में खुद ही बैठ के सुलह कर सकते हैं, आपस में आप बात करके सुलझा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमने अपने पड़ोसियों से चारों तरफ दुश्मनी मोल ले रखी है। ये हमारी कूटनीति है। 72 सालों में देश ने बनाया था, 6 सालों में हम कहां आ गए हैं, इसका अंदाजा आपको शायद धीरे धीरे होगा। एक नागरिक के तौर पे इन चीजों पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।